हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजी स्नैट मेंटर गाइस। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं, इनमें अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो ऐसे में आप सभी को इन बातों को जानना समझना जरूरी है। विदाउट इनको जाने और समझे अगर आपने मिस्टेक करी तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ 4-5 चीज़ें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जिनको समझना और जानना आपको जरूरी है, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्शन की बहुत हाई चांसेस हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो ऐसे देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। लेकिन जो ओटीआर, देखो यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपको ओटीआर पे एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ये। तो इसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप यूपी में कभी भी अप्लाई करेंगे फ्यूचर में, तो इसी पोर्टल पे आकर के आप लोग इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा 72 घंटे पहले। इसका मतलब अगर आप लास्ट डे का वेट कर रहे हो कि 5 या 6 तारीख को मैं अप्लाई करूंगा, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि 6 अक्टूबर को लास्ट डेट है और ये 72 घंटे लेगा इस पोर्टल को एक्टिवेट करने में। तो ओटीआर पे फटाफट से आप रजिस्ट्रेशन कर लो। और ओटीआर में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलती नहीं करनी है। अगर आपने एक बार गलती कर दी तो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर आगे वो फॉर्म फिलिंग आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए ओटीआर को बहुत ही ध्यान से अप्लाई करना, उस पर रजिस्ट्रेशन करना। अगर आप बोलेंगे तो मैं ओटीआर को लेकर के एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है, स्टेप बाय स्टेप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करके समझा दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट कर देना। मैं कल या परसों में 1-2 दिन में आप जो है आपको इस वीडियो को बना करके यहाँ पर अपलोड कर दूंगा चैनल पे, ताकि आप लोग इजीली अप्लाई कर पाएँ। अब गाइस देखो, कुछ यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के आपको समझना जानना जरूरी है, प्लस यहाँ पर एक मैरिटल स्टेटस है, इसको भी जानना समझना जरूरी है। यहीं पे गलती होगी ज़्यादातर लोगों से। तो गाइस देखो, मैरिटल स्टेटस में तो आई थिंक सबको पता होगा कि यूपी में वाला जो रूल है वो चलता है, दैट इज मेल कैंडिडेट्स हु आर मैरिड एंड हैविंग मोर देन वन वाइफ लिविंग, एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव married a person already having a wife shall not be eligible to unless the honorable governor granted दिस एग्जामेशन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई अगर एक ऐसा मेल है जिसकी एक वाइफ है फीमेल, और एक और फीमेल है, मतलब दो वाइफ दोनों जिंदा हैं, तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर दो हैं तो, अगर एक दुनिया में नहीं है और एक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। और यही सेम रूल बोला गया है फीमेल के लिए, कि अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं और आपने एक ऐसे मेल से शादी कर रखी है जिसकी ऑलरेडी एक फीमेल से शादी हो रखी है, तो उस केस में फिर एक एज ए फीमेल आप एलिजिबल नहीं होंगी। तो यहाँ पर एक तो ये वाला रूल है जो कि आपको समझना चाहिए। इसके अलावा एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाला रूल है, जिसमें स्टूडेंट्स ये बोल लेते कि सर क्या हम अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, अभी चल रहा है, आप लास्ट सेमेस्टर में हो या फाइनल ईयर में हो, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो? तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, अगर आपने अप्लाई किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो आगे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है तो मिनिमम 55% मार्क्स आपके होनी चाहिए, प्लस आपका जो नेट है वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि आपसे रिक्वायर्ड है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो नेट है वो आपका, अगर आपने रिजर्व कैटेगरी से किया हुआ है तो इस चीज़ का याद रखना है कि अगर आपने रिजर्व कैटेगरी से किया हुआ है तो उस केस में फिर आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब रिजर्व कैटेगरी से आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आपको जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप यूपी के बाहर से हैं तो। अगर आप यूपी के हैं फिर तो आप आराम से इजीली अप्लाई कर पाएंगे रिजर्व कैटेगरी के अंदर से ही। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो अपना जो सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू कर लेना, क्योंकि ओल्ड सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं होगा, नया सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। अगर अभी नहीं बनवा सकते 10-15 दिन में, तो आप ओल्ड सर्टिफिकेट अपलोड करके आगे कंटिन्यू कर लेना। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब अपना नया सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। और ट्राई करो, अगर अभी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम हॉल में अगर आपने कोई भी गलती करी तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप किसी भी तरह की कोई चीटिंग वाला जो प्रोग्राम है वो आपको नहीं बनाना है। इसके अलावा यहाँ पे ये बोला जा रहा है दैट इज कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एज रिक्वायर्ड अंडर द रूल्स। तो यहाँ पर ये भी है कि अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, लेकिन आप मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा इशू है। वैसे तो मैं देखा जाए तो ये एक मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये टीचर वैकेंसी है, टीचिंग की वैकेंसी है, या कोई फौज की या पुलिस की वैकेंसी तो है नहीं कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बट फिर भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं। द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं फाइनल ईयर में तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नीड नॉट अप्लाई बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल। आप एलिजिबल ही नहीं है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी है विद मिनिमम 55% मार्क्स, तो आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। अब यहाँ पर कैंडिडेचर पता है किस तरीके से रिजेक्ट होता है स्टूडेंट्स का?
आपकी परसेंटेज आई है सपोज करो 63.5%, 51%, इस तरीके से आपकी परसेंटेज बनी है पोस्ट ग्रेजुएशन में, और आपने फिल कर दिया 63% या फिल कर दिया 64%, तो रिजेक्शन हो जाएगा। बहुत हाई चांस है कि आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा। आपको टू द पॉइंट आपको देखना है कि पॉइंट के बाद एक एक नंबर देखना है कि एग्जैक्ट वही नंबर होने चाहिए जितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, बिकॉज इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर, देन उसके बाद आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर। ये एग्जाम ऑफलाइन में मोड में होगा। OMR आंसर शीट जो है आपको फिल करनी होगी, ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, ऐसा लिखा हुआ है, और पेंसिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। पेंसिल का यूज आपको नहीं करना है, केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एग्जामिनेशन है इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.33 की, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सही क्वेश्चन आपको अगर आता है तो ही आपको आंसर करना है, अदरवाइज आपको छोड़ देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो है आपके मार्क्स कट जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। और SC ST OBC अगर आप हैं तो आप यहाँ पर देख लेना कि भाई जो आपका सर्टिफिकेट है वो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर फॉर्मेट जो दिया हुआ है इसी नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्लस अपडेटेड मतलब लेटेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना सर्टिफिकेट हो आपका। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे फर्जी और आप लगा देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कैंडिडेट मस्ट सबमिटेड एनी फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स, ही शी विल बी डिबार्ड फ्रॉम ऑल सिलेक्शन ऑफ UPSC फॉरएवर एंड एक्शन अंडर रिलेवेंट सबसेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता विल आल्सो बी टेकन अगेंस्ट हिम और हर। तो बोला जा रहा है कि अगर आपने गलती से भी कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया ना, और आपने क्लेम किया कि मैं तो रिजर्व कैटेगरी से इस तरीके से कुछ किया आपने, या कोई गलत डॉक्यूमेंट हुआ, तो UPPSC के जितने भी एग्जाम है फ्यूचर में जो भी होने वाले हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं अलग अलग कैटेगरी में, हर एक एग्जाम के लिए आप बैन कर दिए जाओगे, प्लस लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है आपके खिलाफ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कैंडिडेचर भी रिजेक्ट हो सकता है आप सभी का। जब फॉर्म फिलिंग कर रहे होगे तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है, अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ ही बहुत ध्यान से फिल करना है, बिकॉज एक बार मिस्टेक कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपका जो करेक्शन विंडो होगी उसमें भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें एडिट ना हो, या कुछ चीज़ें एडिट हो जाए तो उसके बाद भी प्रॉब्लम बनी रहे, तो ध्यान से फॉर्म फिल करना है। SC ST OBC अगर आप हैं तो इस चीज के लिए यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है डोमिसाइल के रिगार्डिंग। देखो गाइस लिखा हुआ है कि अगर आप डोमिसाइल नहीं है, यूपी के रहने वाले नहीं है, तो फिर आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे रिजर्व कैटेगरी से, है ना। सो कैंडिडेट क्लेमिंग मोर देन वन रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन ओनली वन सच कंसेशन which will be more beneficial. The candidates who are not originally domicile of UP belonging to SC ST OBC EWS dependents of freedom fighter ex-servicemen PH are not entitled to be the benefit of reservation और एज रिलैक्सेशन। मतलब अगर आप यूपी के डोमिसाइल नहीं है तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो एक तो ये है कि आपको यूपी का सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस यूपी के डोमिसाइल आप होने चाहिए, मतलब मोर देन 3 ईयर्स आपको है यूपी में रहना चाहिए। अगर आप रह रहे हो पिछले 3 साल या उससे ज़्यादा तो ये आप एलिजिबल माने जाएंगे रिजर्व कैटेगरी में भी, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, आपका दिक्कत हो जाएगी फिर आपके साथ। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो आप अपनी फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसका साइज़ और उसको बहुत अच्छे से चेक कर लेना, बिकॉज कई बार क्या होता है कि बार छोटा साइज़ अपलोड करते हो जो कि विजिबल ही नहीं होता। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर का बहुत एकदम करेक्ट साइज़ आपको अपलोड करना है, और विदाउट अगर आपने अपलोड किया या कोई मिस्टेक कर दी, कोई और इमेज अपलोड कर दी, तो फिर आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है साफ साफ। तो फोटो का और अपने सिग्नेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सही साइज़ में आपको अपलोड करनी, कोई मिस्टेक नहीं करनी आपको यहाँ पर। बाकी एज लिमिट का आपको पता है कि 21 साल मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। अगर इसके बियॉन्ड अगर आप हैं और आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। 1 जुलाई 2025 को जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग जो है 1 जुलाई 2025 को काउंट किया जाएगा कि आपकी 21 साल या 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। सो ये है। अब यहाँ पर देखो मेंशन भी कर रखा है कि भाई 1 जुलाई 2004 के बाद जो है वो जो बच्चे हुए कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, और 2 जुलाई 1985 से पहले अगर आपने बोर्ड है आपका डेट ऑफ बर्थ तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बिकॉज अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा, आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकता है। तो गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करिए, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं देखो आपको कॉमर्स के लिए प्लान कर रहा हूँ पढ़ाने का, आप सभी को एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज, पेड कोर्सेज अवेलेबल करवाने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैकेंसी मेरे वाले सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं आपको कॉमर्स ही पढ़ाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पेड कोर्सेज अवेलेबल कराए जाए कॉमर्स के, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसका जो है इंतजाम किया जाए। तो आप कमेंट करिए, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है। कमेंट करिए इसी वीडियो के नीचे अगर आप कॉमर्स का कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, जिसमें मैं आपको MCQs के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपको रिटर्न एग्जाम में लिखना सिखाऊंगा कि मेंस में किस तरीके से लिखते हैं, सारी चीज़ें समझाऊंगा, A to Z ऑल 10 यूनिट्स आपका सिलेबस वो कवर करवाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह का कंटेंट अवेलेबल करवाया जाए तो कमेंट करिए, वहाँ पर देखूंगा कि मैं कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्टेड है, तो उसके बाद हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि स्टार्ट करना है या नहीं करना है। इसके अलावा गाइस देखिए हम आपको UGC नेट फिलहाल UGC नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर।
अभी टीचर डे पे फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो टीचर 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी जो फीस है 20% रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो यूपीपीएससी में ट्राई कर रहे हैं अप्लाई करने का, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।